दोस्तों आज की कहानी है दो बहुओं की कहानी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कन खजूरा मम्मी बचा लो। सुमी दौड़ती हुई आई और मांझी से लिपट गई। उसकी आंखों में भय लहरा रहा था और वाणी में ऐसी कातरता जैसे कोई शेर आक्रमण के लिए उसे ढूंढ रहा हो और मांझी एक बंदूकधारी शिकारी हो। मांझी के तनाव ग्रस्त चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं उभर आई। रूखी आंखें वात्सल्य की नमी से संदिग्ध हो गई। शांत बेटा शांत। कहाँ है कन खजूरा? तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, जानती हो कि कीड़े खुद डरपोक होते हैं, ऐसे किसी के पीछे थोड़े ही भागते हैं। तुम तो ऐसे दौड़ रही हो जैसे कोई हिंसक जानवर तुम्हारे पीछे पड़ा हो। ओहो, सुमी ने सुकसा कर अपने पाँव बिस्तर से नीचे लटका दिए। सॉरी मम्मी, मैं नंगे पाँव दौड़ती हुई आई और आपके बिस्तर पर सट गई, लेकिन वो कन खजूरा अभी भी मेरे कमरे में होगा। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया है। अभी सिमटा लेकर मेरे कमरे में चलिए ना और उसे ढूंढकर वैसे ही बाहर फेंक दीजिए जैसे उस दिन आपने रसोई में से फेंका था। प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। सुमी के बच्चों की तरह जिद्दी आदि पर पापा जी के चेहरे पर हमेशा की तरह गहरी सी मुस्कान आ गई। मांझी उसके साथ जाने के लिए उठ खड़ी हुई और मैं इस दुविधा में कि मुझे इनके साथ सुमी के कमरे में जाना चाहिए या अपने कमरे में। उप दुविधा में रहना मेरा स्वभाव क्यों है। मैं खुद पर गुस्साई फिर उनके पीछे चल दी। 2 घंटे बसे हैं मांझी के जाने में। इस समय हर हाल में साथ रहना ही दुनियादारी है, बाद में तो सोना ही है। सुमी के कमरे के बाहर पहुंचकर मांझी ठिठक गई। तू मेरी चप्पल पहन ले बेटा। और आप मुझे कन खजूरी से डर नहीं लगता? तू जानती है हूँ जाने कौन से सुखराब के पर लगे हैं इस लड़की में जो वात्सल्य ऐसा उमड़ा पड़ता है मांझी का कि उप मुझे क्या पड़ी है। अपनी चप्पल उसे दे या सिर पर बिठाए। 2 विरोधी विचारों ने मेरे मन को मथा और मैं अपने कमरे की ओर मुड़ गई। अस्तित्वहीन सी वहां बैठकर भी क्या करना है? क्या मैं जानती नहीं कि यही अस्तित्वहीनता की मांझी के घर छोड़कर आने का कारण है? वारे मांझी, जिसने घर में आने के 2 साल में अंदर ऐसे हालात बना दिए कि आपको अपना एक छत्र राज्य छोड़कर विदा होना पड़ रहा है। जाते जाते उसके कमरे में से कन खजूरा निकालने गई है। सिड ने मुझे फिर अतीत के उन सुनहरे पलों में ला पटका। 6 साल पहले मैं ब्याह कर आई और अपने संस्कारों के अनुरूप घर के सारे लोगों के छोटे बड़े काम करके सबके दिल में जगह बनाने में जुट गई। सिर पर पल्लू भर भर, हाथ चूड़िया रुन झुन पायल सनकाती। जब मैं सुबह नहा कर लॉन के बीसों बीस लगे तुलसी जी के पौधे में पानी डालने जाती तो अगल बगल के बंगलों से झांकती खरे आंटी और बंसल आंटी की ईर्ष्या भरी नजरें कनखियों से देखकर आत्ममुग्ध हो जाती। धीरे धीरे सबको मेरे ऊपर निर्भर रहने की आदत पड़ गई। अपने छोटे छोटे वे काम जो पहले सब खुद कर लिया करते थे अब उसके लिए मुझे पुकारने लगे। मैं अपने घर को राजश्री प्रोडक्शन का सजाया सेट और खुद को उसकी आदर्श हीरोइन के रूप में देखने लगी थी। तभी मेरा एक नियुक्ति पत्र आया जिसका आवेदन मैंने शादी से पहले किया था। उसे देखते ही पहले तो मैं खुशी से उछल पड़ी, पर दूसरे ही क्षण विहाव हारिका ने जैसे मेरी पंख लगाकर उड़ने को तैयार खुशियों पर लगाम कस दी। तुम घर के काम की चिंता न करो, तुम्हारे आने के पहले भी तो होता ही था, वैसे ही फिर चलने लगेगा। सास के सामने मामला आने पर उन्होंने भी पति की से ही निर्लिप्तता से कहते हुए बात आगे बढ़ाई थी। लेकिन अच्छे से सोच लो, कल को बच्चे होंगे तो क्या करोगी? फिर समयंक को नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ तबादला भी मिल सकता है, ऐसे में क्या करोगी? सारी बातों पर विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना। मैं मायूस मन के साथ धम से बेड पर बैठकर सोचती ही रह गई थी। इसीलिए कहते हैं सांस सांस ही होती है। मेरी समझदारी ने उनकी बातों में परंपरागत सांस के सालाक अर्थ ढूंढ निकाले थे। कितनी चालाकी से कड़वा सस मधुर शब्दों में लपेटकर मुझे थमा दिया था। वो मुझे इस बात का कोई क्रेडिट देने को भी तैयार नहीं थी कि
मैंने अपनी खुशी से खुद को सुखी परिवार की नींव बना दिया था। ये भी बता दिया था कि अगर मैं जॉब करती हूँ तो मैं उन पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी डालने की उम्मीद न रखूँ। मुझे नौकरी करने से मना भी कर दिया था और सीधे मना न करके अपने आधुनिक होने का सवांग भी बसा लिया था। मैंने जॉब छोड़कर अपनी पहचान पाने की अपनी स्वाभाविक आकांक्षा की बलि दे तो दी थी, पर जिस परिवार के लिए मैंने ये किया था उसकी नज़र में अपनी इस महानता का लोहा मनवाने की ख्वाहिश का अंकुर दिल में फूट चुका था। मांझी के वाक्य जैसे पहले चलता था कि तिल मिलाहट उस अंकुर में खाद पानी डाल दी जाती और मैं अपने वर्ष सब के लिए अधिक मेहनती होने के साथ अधिक शौकीन और नियोजित होती जाती। ज्यादातर रिश्तेदार अपने शहर में ही रहते थे। मैं सबके यहाँ पड़ने वाले छोटे बड़े कार्यक्रमों में दिलो जान से सब कुछ संभाल कर अधिक से अधिक ख्याति अर्जित करने में लग गई। धीरे धीरे वो दिन आ ही गए जब रिश्तेदार मांझी के सामने मेरी तारीफ करती और मैं गर्व से फूल जाती। मगर देवर की शादी के साथ वो आंधी आई जिसने आजकल थमने का नाम नहीं लिया। हनीमून से वापस आने के दूसरे ही दिन वो ऑफिस के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आई। कटे बालों को झटक दी प्लाजो और टी शर्ट में। मैंने आज तक पिताजी के सामने पल्लू सिर से गिरने नहीं दिया था। हालांकि मांझी ने शादी से पहले होने वाली मुलाकातों में उसकी तरह कहा तो मुझसे भी था कि मुझ पर सिर पर पल्लू या साड़ी आदि की कोई पाबंदी नहीं है, मैं जो चाहूँ पहन सकती हूँ। मगर बातों बातों में ये भी बता दिया था कि उन्हें अच्छा तो भारतीय गरिमा की प्रतिमूर्ति बहू का सिर पर पल्लू ढके साड़ी वाला रूप ही लगता है। इतनी ना समझ तो ये लगती नहीं थी कि ये ना समझे कि आधुनिकता की बातें सिर्फ दिखावा होती हैं। पढ़े लिखे परिवारों का स्टेटस सिंबल जानबूझकर या अंदाज बनकर मांझी की बातों का खूब फायदा उठाया था उसने। उसे देखकर एक बार सब शौक पड़े। पिताजी खकराते हुए बाहर चले गए। ये सोच कर कि शायद वो भूल से इन्हीं कपड़ों में निकल आई है, लेकिन जब उसने आराम से बैठकर टोस्ट उठा लिया तो वो भी धीरे से वापस आकर बैठ गए। थोड़ी देर हम सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, फिर नाश्ता करने लगे। कुछ भी हो इसे उस निस समझाना मेरा भी फर्ज है। मैं उसे अपनी महानता से परिचित कराने के मौके ढूंढने लगी। एक दिन मुझे उसके साथ एकांत में ले गया। मांझी और पिताजी को तुम्हारे स्वच्छंद तौर तरीके और नौकरी करना पसंद नहीं है। सब ये तावस वो कुछ बोल नहीं पाते पर उन्होंने तो कभी कुछ कहा नहीं। फिर आपको कैसे पता चला? उसने 5 साल के बच्चे की तरह कुतूहल से पलके झपकाते हुए मेरी बात काट दी। मैंने मांझी से जॉब के संबंध में हुई बातें शब्द से बताई तो उल्टे मुझे ही उपदेश पिला दिया उसने। अब भी असली अगर हम कोई नया काम करने से पहले किसी बड़े से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि सारे पहलुओं पर विचार कर लो। मुझे तो नहीं लगता कि इसका मतलब जॉब पसंद न करना है, लेकिन समाज हमसे एक बहू के अनुरूप गरिमा और बाकी तौर तरीकों की तो अपेक्षा करता ही है ना। मांझी भी स्पष्ट शब्दों में भले ही न कहे पर लेकिन मेरी अपना बड़पन साबित करने की अभिलाषा को उसने फिर पतंग की तरह काट दिया। ओ दीदी, मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप में सीखा है कि हम खुद खुश रह ले, यही बड़ी बात है। समाज को कोई खुश नहीं रख पाया है आज तक। जिन तिर्यक अर्थों को समझकर अपना नुकसान होता है उसे समझे ही क्यों। सुमी नई पीढ़ी की वो बेफिक्र बेशर्म और आत्म केंद्रित प्रतिनिधि थी जिसका संस्कारों से कोई लेना देना नहीं था। उसका बात बात पर ननद के साथ ताली ठोक कर ठहाका मारकर हंसना, उसकी वेशभूषा, चलने फिरने उठने बैठने का ढंग, घर से निकलने और लौटने का निश्चित समय कुछ भी नई बहू की गरिमा के अनुरूप नहीं था। शोर निगाह से बड़े के शहरों का अटपटापन देखते मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही कि कब सास का आधुनिकता का मुलम्मा उतरे और कब वो उसे टोके कि एक दिन वो माँ पिताजी को लेकर जबरदस्ती ताश खेलने बैठ गई। उस दिन के बाद से तो उनके शहरों पर नजर आने वाला अटपटापन भी गायब ही हो गया। ये लकीर तो बड़ी होती जा रही है। मेरे मन में सुग बुगाते कीड़े को अपने महत्व का कद छोटा होता दिखने लगा और मैं उसके रसोई प्रवेश के दिन की प्रतीक्षा
करने लगी। आखिर एक रात ताश के समय माँ जी ने बात छेड़ी, बेटा कल शादी के 40वें दिन तुम्हारा रसोई प्रवेश होगा। घर की जिम्मेदारियों में केवल सुबह के नाश्ते की मैंने किसी तरह अपने पास रखी हैं, बाकी सारी सोमैया ने स्वेच्छा से अपने ऊपर ली हुई हैं। दिन में तो तुम ऑफिस जाती हो, रात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो तो उसे भी थोड़ा आराम मिले। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, सिर पर जिम्मेदारियां पड़ेगी, तब पता चलेगा कि लोगों का दिल जीतना पत्ते फेंटने जैसा आसान काम से संभव नहीं है। दूसरी शाम रसोई में पहुंचकर देखा कि देवर जी उसके साथ ऐसे टहल रहे थे जैसे कोई सहायक अपने अधिकारी के साथ दौरे पर आया हो। मैंने सभ्यतावश देवर जी को रसोई से जाने को कहा तो उसने मुझे ही अच्छा खासा उपदेश पिला दिया, इन्हें इतना सिर पर चढ़ाइए दीदी। अब समय आ गया है कि पुरुष समझे कि पति पत्नी की जिम्मेदारियां साझी होती हैं। घर के बाकी सदस्य भी औपचारिकतावश वैसे ही मेरे लायक कोई काम पूछने आए जैसे मेरे पहली बार रसोई में आने पर आए थे। मैंने तो कितने शालीन उत्तर दिए थे, पर ये मुस्कुरा कर बोली कि अभी नहीं, डाइनिंग टेबल पर बताऊंगी। और सचमुच टेबल पर वो बड़ी निर्लजता से लेटर पेड खोलकर बैठ गई। खाना लगाने, पानी भरने, दूध खोलने, बर्तन समेटने और सोने से पहले किए जाने वाले घर के सभी छोटे बड़े काम घर के पुरुषों को थमाते हुए इटला कर बोली, आप लोग जब तक ये करिए, मैं सुबह ऑफिस जाने की तैयारी खत्म करके ताश वाले दीवान पर आती हूँ। ननद कर्तव्य से बोली, मुझे कोई काम नहीं दिया भाभी? अरे हाँ, तुम्हारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण काम रखा है। जिस दिन मुझे ऑफिस में देर तक बैठना पड़ेगा उस दिन मेरी भूमिका निभाने का अपनी सखी की इतनी सहायता करोगी ना मेरी प्यारी बहना? उसने ननद का हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसे मेलोड्रामा रसा की। ननद की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल बोलकर वो उससे लिपट गई। भाई वाह, मान गए इसके स्मार्टनेस को। सब्जियां काटने और रोटी बनाने का काम तो नौकरानी ये करती हैं, तो ये क्या करेगी? सिर्फ खड़े होकर सब्जियां, रायता आदि बनाना। सारा दिन घर में रगड़ते रहने की उब तो इन्हीं छोटे बड़े नजर न आने वाले कामों से आती हैं जिनमें समय जाता है और एक बंधन बना रहता है। वो सब काम तो इसने बांट दिए, अब मैं क्या करूं? इसकी तरह निर्लज्ज होकर घर के पुरुषों को ये सब काम करके देखूं या फिर पहले की तरह सब कुछ अपने ऊपर ओढ़ लूं? तभी बुआ जी की इकलौती बेटी की शादी तय हुई। माँ जी परिवार में सबसे बड़ी थी और आज तक घर की सभी शादियों के सभी छोटे बड़े निर्णयों में वही सर्वे सर्वा रही थी। लेकिन इस बार उनके बात शुरू करने ही उनके उत्साह पर बुआ जी ने ब्रेक लगा दिया। सुमी, मैंने सुना है कि आजकल नेट पर हर बात के लेटेस्ट आइडियाज मिल जाते हैं, तुम क्या इस बारे में हमारी मदद करोगी? फिर क्या था, सुमी ने फटाफट नेट टीवी से कनेक्ट किया और दुल्हन के गहनों कपड़ों से लेकर शादी के हर पहलू पर जो सचित्र विवरण दिखाते हुए ज्ञान बसाना शुरू किया कि एक ही दिन में वो माँ जी के स्थान पर आ विराजी। हमारे घर लौटते समय जो वाक्य अन्य शादियों में माँ जी के लिए बोला जाता था वो सुमी के लिए बोला जा रहा था। शादी तक अगर सुमी यहाँ के लिए रोज थोड़ा सा समय निकाल ले तो बिल्कुल आपकी भी बहू हैं। कहते हुए माँ जी के चेहरे पर जो खलीस और वाणी में जो अवसाद था उसे मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता था। शादी निपटने तक अस्तित्वहीनता की ये कसौट माँ जी के चेहरे पर स्थायी रूप से घर बना चुकी थी। तभी घर में रंगाई पुताई होना तय हुआ। उसमें शादी वाली ही कहानी दोहराई गई जो माँ जी के जले पर नमक थी। पिताजी के आग्रह पर सुमी बैठ गई अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट करके। फिर तो घर के हर कोने के लेटेस्ट रिनोवेशन और डेकोर के जो धमाकेदार सुझावों का पुलंदा खुला कि सबने सुमी को इस जिम्मेदारी के लिए निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। सीढ़ियों के नीचे तह खाने में और ऐसी ही न जाने कितने जगहों के सार्थक इस्तेमाल के जो उदाहरण सामने आए उनसे माँ जी को छोड़कर बाकी सब वो सारा कबाड़ घर से हटाने के लिए एक मत हो गए जिन्हें आज तक माँ जी की ममता से ही घर में पनाह मिली हुई थी। वो कबाड़ी को देते हुए उनकी आंखों में जो आंसू थे वो घर के बाकी सदस्यों की वर्त का अतीत प्रेम लगा हो, पर केवल मैं उनमें उस कसक की इबारत पढ़ सकती थी जो एक हारे हुए राजा के दिल
मैं अपना साम्राज्य सीन जाने से लिखी जाती है। ननद अनया की शादी में भी सर्वे सर्वा सुमी ही रही और उसके बाद माजी ने पिताजी के साथ अपने गांव में अपनी छोटी सी कोटेल में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया। हालांकि कह वो यह रही हैं कि अब उनका मन प्रकृति के बीच शांति से जीने का है, पर ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि उनकी मुस्कान के नीचे कौन सा दर्द छिपा है जो उन्हें यहाँ रहने नहीं दे रहा। कहते हैं कि किसी लकीर को बिना काटे बिना मिटाए छोटा करने का उपाय है उसके सामने बड़ी लकीर खींच लेना, और सुमी ने बड़ी चतुराई से यही किया था। मेरी क्या विषाद, उसने तो माजी नामक लकीर को भी सबकी नजरों में छोटा कर दिया था। उनके मन की टीस को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। बहुरिया, काम वाली आंटी की आवाज ने तुझे तंद्रा से जगाया तो नजर खड़ी की और गई। उसमें 5 बजे देखकर मैं शौक पड़ी। माजी, पिताजी की ट्रेन का समय तो 3 बजे का था, तो क्या वे मुझे बताए बिना ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लपक कर लिविंग रूम में पहुंची तो मुझे देखकर माजी जो बोली वो पति के चेहरे की चमक ने पहले ही बता दिया था। बेटा, आखिर सुमी ने मुझे गाँव न जाने के लिए मना ही लिया। बड़ी जिद्दी लड़की है मगर है बहुत मासूम। आज तो उसने बचपने की हद कर दी। मैं उसके कमरे में कन खजूरे के पीछे भागती रही और वो मेरा आंचल पकड़े मेरे पीछे। आखिर कीड़ा तो सला गया, पर वो लगी मुझसे लिपट कर रोने की। अगर आप चली गई तो मेरा क्या होगा? तभी घंटी बजी। बेटा, आज शाम के नाश्ते में मैंने पिज्जा मंगवाया है, वही आया होगा, मैं लाता हूँ। तब तक तुम ध्रुव और सुमी को उनके कमरे से बुला लाओ। पिताजी बोले। सुमी के कमरे में जाते हुए मेरे मन में तूफान चलने लगा था। ये लड़की तो अपने अलावा किसी के बारे में सोचती नहीं, इसे इस नए मेलोड्रामे की क्या जरूरत पड़ गई। तभी देवर जी की आवाज सुनकर मेरे कदम दरवाजे पर ही बंद से गई। यकीन नहीं होता कि जो हम सब मिलकर नहीं समझा पाए वो आज तो उस कन खजूरे को सैल्यूट करने का जी चाहता है जिसने मम्मी पापा को हमसे जुदा होने से बचा लिया। ओके, ये लो, कर लो सैल्यूट। कहते हुए सुमी ने अपनी मुट्ठी खोल दी। देवर जी चौंक कर उछल पड़े और मेरी सीख निकलते निकलते बसी। रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ जनाब। कैसा लगा मेरा नया इन्वेंशन? खुशी से हक्का बक्का देवर जी के मुंह से मेरे ही प्रश्न की प्रतिध्वनि निकली। मगर ये आइडिया और इतना अच्छा अभिनय कहाँ से आया? ध्रुव, बचपन में मैं दादाजी और पापा शाम को टहलने निकलते थे। मैं भीड़ भरी सड़क पर चलते समय पापा का हाथ छुड़ाने के लिए बहुत मसलती। एक दिन दादाजी ने मेरा हाथ उनके हाथ से ले लिया और कहा कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा हाथ न छोड़ना, नहीं तो मैं खो या गिर जाऊंगा। उस दिन मैंने दादाजी का हाथ जो कसकर थामा तो कोई प्रॉब्लम उसे छुड़ा न सका। मुझे लगा कि आज माजी को भी एक ऐसे ही हाथ की जरूरत है जो उनके अस्तित्व का बड़पन का एहसास उन्हें वापस दे दे। और अभिनय की तो जरूरत ही कहाँ थी। ये डर तो मन में था ही कि कहीं हम मम्मी पापा को खो न दे। उसका अंतिम वाक्य सुनकर मैं ठगी सी रह गई। माजी, पिताजी के लिए ये प्यार तो आज तक मेरे मन में नहीं पनपा कि उनको खोने के डर से दुखी होऊं। खुद को माजी से छोटा साबित करके ये लकीर आज मेरी नजरों में भी सबसे बड़ी हो गई थी, लेकिन मुझे सिड महसूस नहीं हो रही थी। मैं उसके बड़पन का राज समझ गई थी। मैंने प्यार जताया था, उसने निभाया था। मैंने दिखाया था, उसने किया था। मैंने दिखावा किया, मुझे दिखावा मिला। उसने प्यार किया तो उसे प्यार मिला। खुद को महान साबित करने की होड़ में किए गए व्यर्थ के त्याग किसी को बड़ा नहीं बनाते, उसे बड़ा बनाता है प्यार। और प्यार तो वो जंगली पौधा है जो सहजता की मिट्टी में ही पनपता है। इसे तो केवल अपनेपन की गुनी धूप और संवेदना की थोड़ी सी नमी चाहिए, बस, और कुछ नहीं।